नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकनीकी शिक्षा, वन, शहरी एवं नियोजन तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्ण पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चला रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4.5 सालों में 33,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं का मौका मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिला बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को नई उड़ान मिली है। जिनके लिए सारा का सारा जीवन का सपना केवल उनके बेटा और बेटी होते थे, उनके सपने टूटते थे, मंजिल उससे रूठती थी, लक्ष्य उनसे भटक जाता था, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। भाइयों बहनों, इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है। और यही कारण है कि आज युवा उन लोगों की पहचान बन चुका है जो केवल बड़ी बड़ी बातें करते थे। और युवा अच्छी तरह से जान गए कि बड़ी बड़ी बातें होती थी पहले, कि आज हमने ये इतनी भर्तियां निकाल दी, भर्तियां निकलती थी वो कैंसिल हो जाती थी, रिजल्ट उसका कभी निकलता ही नहीं था, और निकलता भी था तो थोड़े दिनों बाद पूरा हंगामा मचता था कि भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाए। तो इसलिए साथियों, आज पूरा परिदृश्य बदल चुका है और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री रविवार को उनके आवास पहुंचे और शुभकामनाएं प्रेषित की। धामी ने कहा कि यह सम्मान न केवल श्री कोश्यारी बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जनसेवा, सादगी, राष्ट्रहित और सामाजिक सरोकारों के प्रति श्री कोश्यारी का समर्पण प्रेरणादायक रहा। राज्य आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। देहरादून में आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आयुष विभाग की विभिन्न योजनाओं और संस्थानों की प्रगति का जायजा लिया। इस बैठक में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला से जुड़े निर्णयों के क्रियान्वयन, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ प्रस्तावित बैठक की तैयारियों और विभागीय कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने ऋषिकुल और गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेजों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विश्वविद्यालयों में रिक्त तकनीशियन, लाइब्रेरियन और अन्य पदों को शीघ्र भरने के लिए कार्रवाई करने को भी कहा। के कैंपस की स्थिति है, उस पर विस्तार से चर्चा करते हुए क्या हो सकता है। जो दवाई की कमी कैंपसों में चल रही थी, फिलहाल तत्कालीन व्यवस्था के लिए 3-3 लाख रुपए उन तीनों कैंपसों को देने के लिए कहा, जिससे दवाई की व्यवस्था हो। और तत्काल कुलपति को कहा कि आप दवाई के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसको आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार से जो कैंपस की इस साल के लिए जो भारत सरकार की टीम आनी है, उसके लिए भी कहा है कि हम क्या व्यवस्था हो सकती है, जो दिक्कतें उनको दूर करिए। देहरादून में कौशल विकास एवं सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की आईटीआई संस्थानों में छात्र संख्या बढ़ाने और सुविधाओं के विस्तार को लेकर समीक्षा की। बैठक में आगामी भर्ती सत्र को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। मंत्री ने बताया कि देहरादून, श्रीनगर और अल्मोड़ा की आईटीआई में टीवीएस कंपनी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही डीएसटी मॉडल पर संचालित आईटीआई की संख्या 32 से बढ़ाकर 45 और 168 नए प्रशिक्षकों की तैनाती की भी तैयारी की जा रही है।
लगातार अपने विभागों की समीक्षा करते रहते हैं कि हम हर 6 महीने में कि हमको कहाँ क्या गोल सेट किए थे और कहाँ हमने कितने अचीव किए, और अब नेक्स्ट जो इस हमारा एडमिशन सीजन है उसमें क्या क्या नई चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले। और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमने TVS के खोले थे, एक और देहरादून निरंजनपुर ITI, श्रीनगर और अल्मोड़ा, उनका उद्घाटन हम 16 तारीख को करने जा रहे हैं। वो तैयार हो गए हैं पूर्ण तरीके से। 13 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने टाटा टेक्नोलॉजीज को दिए थे, उनका इस जुलाई से हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज उनमें शुरू करने जा रहे हैं। उसके मशीनरीज और उनके स्टार्टर्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नैनीताल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बीच स्टाफ हाउस वार्ड नंबर 1 में बड़ा हादसा टल गया। तेज हवाओं के कारण एक विशाल पेड़ नारायण राम के मकान के समीप गिर गया, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी मिलते ही नगरपालिका सभासद रमेश प्रसाद मौके पर पहुंचे, वन विभाग को अवगत कराया। वन विभाग की टीम ने पेड़ हटाने का कार्य शुरू कर दिया। सभासद ने क्षेत्र में जर्जर और खतरनाक पेड़ों को लेकर वन विभाग की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। पूरा पेड़ है। बागेश्वर की नई जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने अपनी पहली जनसुनवाई में ही प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने गड्ढा मुक्त सड़कों, विद्यालय बच्चों की सुरक्षा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों के प्रभावी समाधान और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को प्रशासन की प्राथमिकता बताया। साथ ही जनसुनवाई में उनकी सख्त और संवेदनशील कार्यशैली देखने को भी मिली। नैनीताल में विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाज सेविका और शिक्षिका सुनीता जोशी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं और महिला समूहों ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लघु नाटिका के माध्यम से धूम्रपान और अन्य नशे से होने वाले नुकसान को भी दर्शाया गया। बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तराखंड में संगठन महामंत्री के पद पर कार्यरत अजय कुमार को अब राज्य से हटाकर राजस्थान का संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया। इस फैसले के साथ उत्तराखंड बीजेपी संगठन में नई नियुक्ति और फेरबदल की संभावनाएं तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस फैसले के बाद दोनों राज्यों के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। देहरादून के शेरबाग रोड स्थित पार्क में अमर शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज के साथ प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। कैप्टन दल बहादुर थापा जी जो महान सेनानी थे, आज़ाद हिंद फौज के, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वह हम सब देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और आज मुझे हर्ष हो रहा है कि नेपाली भाषा समिति द्वारा उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। ये मात्र मूर्ति नहीं है, ये तो आने वाली पीढ़ियों को संदेश देगी कि आप भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को निछावर करें। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले है, बाकी व्यक्ति बाद में। और मुझे भी समिति के लोगों ने आदेश किया था कि यहाँ पर एक द्वार बनना चाहिए। 30 लाख रुपए मैंने इसके लिए स्वीकृत कर दिया है और शीघ्र ही समिति के लोगों का जो आदेश होगा उस द्वार को हम बनाएंगे। चमोली की खूबसूरत और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य आगाज हुआ। पर्यटन विभाग, भारतीय सेना और आईटीबीपी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के 28 राज्यों से 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने किया और इस दौरान फिट इंडिया अभियान और सीमांत विकास पर भी विशेष जोर दिया गया।
चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये घाटी हर साल देश विदेश से आने वाले प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। जून से अक्टूबर तक खुलने वाली इस घाटी में मानसून के दौरान ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी, कोबरा लिली के साथ सैकड़ों दुर्लभ प्रजातियों के फूल खिलते हैं जो अद्भुत प्राकृतिक नजारा प्रस्तुत करते हैं। फूलों की घाटी खुलने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय रोजगार को भी नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और वहीं बागेश्वर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना कपकोट पुलिस ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की, जिसे महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ पुलिस की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। 29 मई 2026 को दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 31 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। देहरादून में मोबाइल चोरी की एक वारदात का दून पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। डोईवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया पोको 5G मोबाइल फोन के साथ 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया है। देहरादून में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटेल नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी अमरोहा से देहरादून पिस्टल बेचने के इरादे से आया था, लेकिन पुलिस ने उसे सेंट जूड चौक के पास ही धर दबोचा। बरामद हथियार 32 बोर की देसी पिस्टल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी का दून पुलिस ने सफल खुलासा किया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लाख रुपए मूल्य की चोरी की गई ज्वेलरी बरामद हुई है। जांच में पता चला कि तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। लक्सर के पथरी क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर पर लगने वाले 5 दिवसीय वार्षिक मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए और इसी क्रम में एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने दरगाह परिसर पहुंचकर मेले का स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। हमारे सीओ साहब यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से सारी तैयारियों का माइन्यूटली जायजा ले रहे हैं। वो रोज़ यहाँ पे आते हैं। एक बार मुझे भी लगा कि मैं विजिट करूँ तो पिछली बार से हम बेहतर अरेंजमेंट देंगे। हमारी फायर की टीम, हमारी दिन में और रात को जो पुलिस फोर्स है वो हम करेंगे। जो भी आयोजक हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ तय करनी होती हैं। हमारे सीओ साहब ने उनसे वार्ता कर ली है, तो हम अच्छे से इस मेले को संपन्न कराएंगे। चमोली जिले के गोचर क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सारी पुल के पास शव दिखाई देने की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंची। उप निरीक्षक कुलदीपक पांडे के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को बरामद किया। जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है। जहां रुद्रप्रयाग जिले के मद महेश्वर धाम क्षेत्र में एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एयर एम्बुलेंस से उसका रेस्क्यू कराया। जानकारी के अनुसार यात्री शिवा की हालत बेहद गंभीर थी और उसे 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में मौजूद होने की वजह से मैनुअल रेस्क्यू में काफी वक्त लग सकता था, जिससे मरीज की जान को खतरा था। आपात स्थिति को देखते हुए शाम 6:03 पर एयर एम्बुलेंस के जरिए उसे मद महेश्वर से रेस्क्यू कर जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया। टिहरी जिले के जोलांगी गांव के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस गंगोत्री से केदारनाथ जा रही थी और
कांडीखाल से चंबा की ओर लगभग 3 किलोमीटर आगे सड़क पर पलट गई। बस में कुल 22 लोग सवार थे, जिनमें 18 यात्री, 2 कुक, चालक और परिचालक शामिल थे। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, जबकि 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई तथा घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है। देहरादून में एसएसपी के सख्त निर्देशों के बाद दून पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे अभियान में रायपुर थाना पुलिस ने माल देवता क्षेत्र से अलग अलग स्थानों पर हुड़दंग कर रहे 12 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी को थाने लाकर उनके खिलाफ जरूरी वैधानिक कार्रवाई भी की है। हरिद्वार में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें राजस्थान से आए यात्रियों की बस हाईवे पर पलट गई। हादसे में लगभग 2 दर्जन यात्री घायल हैं, जबकि एक महिला की मौत हो गई। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार देहरादून हाईवे पर शांति कुंज के पास हुई, जब बस सर्विस लेन से हाईवे की ओर मुड़ रही थी। इसी दौरान रायवाला की ओर से आ रहे एक डंपर ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। ट्रैफिक को बहाल भी कराया गया। देखिए, आज जिला आपदा परिचालन केंद्र से जैसी सूचना प्राप्त हुई कि सप्तऋषि बॉर्डर के पास जो है एक तीर्थ यात्रियों से संबंधित बस पलट गई थी, तो उसमें स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया और जो घायल तीर्थ यात्री थे उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरिद्वार में लाया गया और 26 जो तीर्थ यात्री थे उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया, जिसमें से एक महिला जो है वो तीर्थ यात्री वो ब्रॉड डेड थी और अन्य का जो है उससे इसका उपचार यहाँ पे चल रहा है। नैनीताल में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवाओं, बिजली की गर्जना और लगातार बारिश की वजह से सरोवर नगरी और आसपास के क्षेत्रों में हालात प्रभावित है। कई जगहों पर नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है, जबकि ग्रामीण सड़कों पर आवागमन भी ठप पड़ गया है। झील के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम रही और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार पुलिस ने रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास तमंचे के बल पर हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 23 मई की रात सीतापुर निवासी सौरभ सती से स्कूटी, मोबाइल, पर्स और नकदी लूट कर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने रेगुलेटर पुल के पास दबोचा। जांच में लूटी गई स्कूटी, मोबाइल, नकदी के साथ एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और चाकू को भी बरामद किया है। तेईस मई को यहाँ पे चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में रानीपुर थाना क्षेत्र इसमें एक हमारे सौरभ सती है, ये व्यक्ति रात को जा रहा था, तो इससे 4 स्कूटी सवारों ने इनकी तमंचा दिखा के इनका स्कूटर छीन लिया, इनका मोबाइल, पर्स, नकदी इनकी ले गए थे। तो इस संबंध में मुकदमा लिखा गया था लूट का यहाँ पे रानीपुर कोतवाली में 309/4 BNS में, और इसमें CIO को भी लगाया गया क्योंकि वाहन लूट एक बड़ा मुकदमा पुलिस में माना जाता है। तो इसमें कंटिन्यू काम कर रहे थे। तो इसमें कल रेगुलेटर पुल पे ये 4 संदिग्ध जो हैं पुलिस को मिले, क्योंकि कल ट्रैफिक बहुत था, ड्यूटीज लगी हुई थी, तो उनके पास स्कूटी भी थी। तो जब चेक किया गया तो ये पता चला कि उसमें फेक नंबर लगा रखा है, और जो उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर वेरीफाई किया गया कि वही स्कूटी निकली जो कि हमारी लूट में गई थी। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए आज की खबर के साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।